हेलो एवरीवन, दिस इज शंकर बेदिया एंड वेलकम टू यूट्यूब चैनल बेदिया क्लास। बेदिया क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज का जो चैप्टर है वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। जो सब्जेक्ट जो है वो है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स सब्जेक्ट के अंदर एक चैप्टर है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस पर आज का लेक्चर रहने वाला है। तो बने रहिए लेक्चर के साथ। इस चैप्टर को हम लोग जेयूटी डिप्लोमा के बेस सिलेबस पर आज हम इस चैप्टर को कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को। तो इस चैप्टर से जो कंटेंट रहने वाला है वो है जेयूटी डिप्लोमा का सिलेबस। हम लोग सबसे पहले उसको हम लोग डिस्कस करेंगे कौन कौन सा चैप्टर जो है आपका इस टॉपिक जो इस चैप्टर से कौन कौन सा आपका टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग डील करेंगे। और साथ ही इससे रिलेटेड उस टॉपिक से जितना भी नोट्स बनेगा उस नोट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही इस चैप्टर से रिलेटेड न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स होगा, उन लोग सभी प्रॉब्लम्स को हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्या है जेयूटी का सिलेबस का टॉपिक। तो जेयूटी सिलेबस का जो टॉपिक है वो है आपका सेंट्रॉयड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। देख सकते हैं कि डेफिनेशन ऑफ सेंट्रॉयड एंड मूवमेंट ऑफ एन एरिया अबाउट एन एक्सिस। सेंट्रॉयड ऑफ बेसिक ज्योमेट्रिकल फिगर सच जैसे स्क्वायर का, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, ये सभी का आपका सेंट्रॉयड निकालना है। क्वार्टर सर्कल, सेंट्रॉयड ऑफ कंपोजिट ज्योमेट्रिकल फिगर। और सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो इसका डेफिनेशन जानना है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जैसे सिंपल सॉलिड्स जैसे सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, कोन, क्यूब, रेक्टेंगल, ब्लॉक। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कंपोजिट सॉलिड्स और एनी टाइप्स ऑफ हॉलो सॉलिड शैल नॉट बी कंसिडर्ड। और हॉलो सॉलिड को हम इसमें कवर नहीं करना जो आपका सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस है। तो ये आपका टॉपिक है जेयूटी का जो हम लोग आज इसको कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का जो तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंट्रॉयड बोलिए या सेंटर ऑफ मास, यानी सेंट्रॉयड या फिर सेंटर ऑफ मास, दोनों एक नाम है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग है। तो इन दोनों के बीच बेसिक डिफरेंस क्या होता है उसको भी हम लोग जानेंगे। तो है हमारा आज का चैप्टर बहुत ही शानदार आने वाला है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ सबसे पहले। चलिए, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या कहलाता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो कहता है कि कोई भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट है जिसके थ्रू उस बॉडी का होल वेट एक्ट करता है। मतलब एक तरह का इमेजिनरी बॉडी पॉइंट है जिसमें बॉडी का सारा वेट को हम लोग उस पॉइंट पर कंज्यूम करते हैं। मतलब उस पॉइंट पर सारा वेट उसमें रहता है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। उसको बोलेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए बॉडी इज द पॉइंट थ्रू विच द होल वेट ऑफ बॉडी एक्ट्स, जहाँ पर बॉडी का सारा वेट जो है एक्ट हो रहा होता है। तो ये बॉडी इज हैविंग ओनली वन सेंटर ऑफ ग्रेविटी फॉर ऑल पोजीशंस, चाहे वो बॉडी हॉरिजॉन्टल प्लेस पे हो या फिर वर्टिकल में हो तो उसका किसी भी पोजीशन पे यदि उस बॉडी का पोजीशन यदि चेंज करेंगे तो हर एक पोजीशन के लिए एक ही सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो ये याद रखें कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसी बॉडी का वैसा पॉइंट जहाँ पर बॉडी का सारा वेट एक्ट होता है उसे हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। और बॉडी के किसी भी पोजीशन के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी सिर्फ एक होगा। इसको CG से डिनोट करते हैं और या फिर सिंपली G से डिनोट करते हैं। जबकि बात करें यदि सेंट्रॉयड की, तो सेंट्रॉयड क्या होता है, तो यह भी एक तरह का पॉइंट है बॉडी पर का
एट विच द टोटल एरिया ऑफ प्लेन फिगर करने का मतलब रेक्टेंगल, ट्रायंगल, स्क्वायर, क्वाड्रिलेटरल, सर्कल, ये सब क्या कहलाता है? प्लेन फिगर कहलाता है। तो प्लेन फिगर का टोटल एरिया जिस पर क्या हो, एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, मतलब उस पॉइंट पर कंसंट्रेट होता है टोटल एरिया, उसे हम लोग सेंट्रोइड कहेंगे। इसको और भी अच्छी तरह से हम लोग देखेंगे। तो इसको अच्छी तरह से देखने के लिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रोइड, ठीक है। तो इसका हम लोगों का देखिए कि सेंट्रोइड या फिर सेंटर ऑफ मास दोनों एक ही नाम है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये अलग है। तो दोनों के बेसिक डिफरेंस यदि हम लोग जानेंगे तो दोनों का हम लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिक डिफरेंस क्या होता है इसमें? तो बेसिक डिफरेंस क्या है सेंटर ऑफ ग्रेविटी में कि इट इज ए पॉइंट थ्रू विच द रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स इज एक्टिंग, बॉडी पर का वैसा पॉइंट जिस पर रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा है, ठीक है। दूसरा है कि जो आपका सेंट्रोइड या सेंटर ऑफ मास क्या होता है कि कोई भी बॉडी का वैसा पॉइंट जहां पर होल एरिया एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड, उस पॉइंट पर सारा एरिया जो है कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को हम लोग सेंट्रोइड कहेंगे। यानी यहाँ पर होल एरिया की बात कर रहा है, जबकि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहा है या फिर वेट की बात कर रहा है, ठीक है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है जनरली डील विद द 3D स्ट्रक्चर, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंस कि 3D स्ट्रक्चर को डील करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मतलब जहाँ जहाँ 3D स्ट्रक्चर होगा वहाँ पर हम लोग को कंसीडर करने पड़ेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। 3D स्ट्रक्चर का मतलब कि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हो, सिलेंडर, स्फीयर, हेमिस्फीयर, राइट सर्कुलर कोन, ये आपका 3D स्ट्रक्चर है। जबकि सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास किसका होगा? तो 2D स्ट्रक्चर होगा। हमने वैसा बॉडी जो 2D स्ट्रक्चर में हो, मतलब लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई ना हो, मोटाई ना हो। तो ऐसे में कौन सा होगा 2D स्ट्रक्चर? रेक्टेंगल, ट्रायंगल, सर्कल, सेमी सर्कल। इसके अलावा सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें तो इट इज द पॉइंट विच रिप्रेजेंट द टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी। इसमें वैसा पॉइंट जिसमें बॉडी का टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स, और ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है कि वैसा फोर्स जिससे कोई भी ऑब्जेक्ट को पृथ्वी अपनी ओर खींचता है, ठीक है। तो वैसा पॉइंट जिस पर टोटल ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट हो रहा हो उस पॉइंट को सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहेंगे। जबकि सेंट्रोइड क्या होगा? तो बॉडी पर का वैसा पॉइंट जहां पर बॉडी का इंटायर मास रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर मास की बात कर रहे हैं, इंटायर मास की बात कर रहे हैं। जबकि सेंटर ऑफ ग्रेविटी में वेट की बात होता है। जब पृथ्वी किसी भी बॉडी को अपनी ओर आकर्षित करता है तो उसका क्या होता है? mg, यानी ग्रेविटेशनल, उसका जो बॉडी का मास होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के साथ, यानी g के साथ, तो वह उसका वेट हो जाएगा। तो उस वेट को रिप्रेजेंट करता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट जो डिफरेंस है, इट इज यूज्ड टू कैलकुलेट लीनियर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। देख लीजिए यहाँ पर लीनियर एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के कारण जो लीनियर एक्सीलरेशन है उसको कैलकुलेट करके बताता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जबकि यह जो सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास है वो किसका कैलकुलेट करता है? तो टॉर्क का, बॉडी के टॉर्क का या फिर रोटेशनल मैकेनिक्स का कैलकुलेशन को बताता है सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ मास, ठीक है। इसको और अच्छी तरह से एक एग्जांपल लेके हम समझते हैं कि एक रॉड है, एक साइड में 3 kg का वेट है, एक साइड में 1 kg का वेट है, ठीक है। अब हम लोग टेकिंग द लेफ्ट पार्टिकल एज द ओरिजिन, लेफ्ट पार्टिकल जो है इसको ओरिजिन मान लेते हैं, 3 kg यहाँ से ओरिजिन है। अब तो सेंटर ऑफ मास क्या होगा? तो समेशन ऑफ m इंटू आर। आर क्या है? यहाँ पर से रेडियस, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस है, और m क्या है? इसका मास है।
तो यहाँ से ओरिजिन मान लेते हैं, तो 3 kg इंटू 0 मीटर, क्योंकि यहाँ पर लेफ्ट को ही ओरिजिन माने हैं, तो 0 मीटर यहाँ पर इसका डिस्टेंस जो है लेफ्ट एक्सट्रीम लेफ्ट पर क्या है, इसका 0 ही है, 0 मीटर प्लस इस kg को इस लेफ्ट तक का लेफ्ट तक इस बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, टोटल आपका 1 kg इंटू 4 मीटर, 1 kg इंटू 4 मीटर, यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 4 मीटर, डिवाइडेड बाई समेशन ऑफ मास। समेशन ऑफ मास, टोटल मास क्या है 1 kg है प्लस 3 kg यानी 4 kg। आफ्टर कैलकुलेशन वी ऑब्जर्व 1 मीटर, यानी जो सेंटर ऑफ मास इस पूरे बॉडी का कहाँ पर होगा, 1 मीटर होगा। यहाँ से मतलब एक्सट्रीम लेफ्ट से 1 मीटर के दूरी पर सेंटर ऑफ मास होगा, यहाँ पर होगा। ठीक है, जब सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, तो समेशन ऑफ रेडियस डिवाइडेड बाई एन, मतलब टोटल बॉडी का वेट कितना है, बॉडी 2 वेट 2 वो उसमें बॉडी है, तो 2 नंबर ऑफ बॉडी कितना है 2, और समेशन ऑफ डिस्टेंस, तो इसको हम लोग ओरिजिन माने हैं, तो यहाँ से इस वेट का डिस्टेंस क्या है 0 मीटर, प्लस इस वेट का इस ओरिजिन तक के बीच का डिस्टेंस क्या है 4 मीटर, तो 4 मीटर डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 2 मीटर, यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी आपका यहाँ पर लाइज करेगा। ठीक है, इस कंडीशन में तो आप देख सकते हैं कि जब कोई स्ट्रक्चर इस तरह का बॉडी है, तो यदि इस एक साइड में 3 kg और एक साइड में 1 kg है, तो दोनों सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी अलग अलग मिला आपका, तब ये बैलेंस होगा, मतलब यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिला जबकि यहाँ पर सेंटर ऑफ मास मिला, यानी एक्सट्रीम लेफ्ट से 1 मीटर के दूरी पर सेंटर ऑफ मास था और यहाँ से लेके 2 मीटर के दूरी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी था। ये पॉइंट था, ये पॉइंट आपको डिटरमाइन करना है सारा इस पूरे चैप्टर में, मतलब सेंटर ऑफ मास या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो नेक्स्ट स्लाइड में आपका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास को भी एक और अच्छी तरह से हम लोग इसमें ये करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर पहले मैं इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए और अच्छे तरीके से समझते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास में क्या डिफरेंस है। तो देखिए एक बॉडी लिया, जिस बॉडी को यहाँ पर इस तरह से ये कर दिया हम लोग, पोजीशन पे रखे हैं, प्लेस्ड किए हुए हैं। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी को डिफाइन किया जा सकता है कि वैसा पॉइंट जिसमें बॉडी का होल वेट जो है एक्ट हो रहा है, एक्ट उस पॉइंट पर होल वेट एक्ट हो रहा है। फॉर एवरी पोजिशन ऑफ द बॉडी वी हैव ओनली वन ऑफ द सेंटर ऑफ, कोई भी पोजीशन, जैसे एक पोजीशन इस पोजीशन पे रखा हुआ है तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ही होगा। इट डज नॉट चेंज विद द ओरिएंटेशन ऑफ द बॉडी, बॉडी यदि ओरिएंटेशन करे यानी पोजीशन चेंज करे तो यह जो है इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंज नहीं करता है। मतलब यदि हम इस तरह से रखा हुआ है, यदि बॉडी को इस तरह से भी रखेंगे तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसी पॉइंट पे होगा, जो कि यहाँ पर ही होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो डिफाइंड एज द पॉइंट इन अबाउट विच द मूवमेंट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज जीरो। अब देखिए यहाँ पर वैसा पॉइंट जहाँ पर मूवमेंट ड्यू टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी के कारण जो मूवमेंट होगा वह जीरो होगा, मतलब इस पॉइंट पर यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पर बॉडी क्या है, इक्विलिब्रियम में है। मतलब कि यहाँ से दूसरी बात है कि यहाँ से इस पॉइंट से लेके हर जगह का बॉडी का वेट जो है यूनिफॉर्म में है, इक्विलिब्रियम है। इस पॉइंट से हर जगह बॉडी का वेट तो क्या है, यूनिफॉर्म में है।
Center of gravity is the point through which the body can be balanced perfectly against gravity. इस पॉइंट पर जो है क्या है, ये बॉडी क्या है, बैलेंस्ड है, परफेक्टली बैलेंस्ड है, मतलब ये अब बॉडी गिरेगा नहीं। इफ वी सपोर्ट प्रोवाइड ऑन दैट पॉइंट देन बॉडी विल कम इन इक्विलिब्रियम। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सपोर्ट प्रोवाइड कर दिए तो ये बॉडी क्या हो गया, इक्विलिब्रियम में गया। तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी इज डिनोटेड बाय सी जी या फिर जी मे लाइज इनसाइड द और आउटसाइड ऑफ द बॉडी। या तो वह बॉडी के अंदर लाइज करेगा या फिर बॉडी के बाहर लाइज करेगा। जैसे कि एग्जांपल है सॉलिड सिलेंडर। सॉलिड सिलेंडर की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होगा, मिडिल पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, सिलेंडर के मिडिल पॉइंट पर होगा। ऐसे केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बॉडी के विदिन होगा, बॉडी के अंदर होगा। जबकि यदि हॉलो सिलेंडर की बात करें तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा क्या होगा, स्पेस में लाई करेगा, यानी बॉडी के आउटसाइड में सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। तो यह बात हुई सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। तो नेक्स्ट स्लाइड में फिर हम लोग देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास, अब देखिए इसमें हम लोग बेसिक डिफरेंस को जानेंगे। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी डिपेंड्स अपॉन जी पर डिपेंड करता है। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज ग्रेविटेशनल फील्ड और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। एज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटी विल चेंज सेंटर ऑफ ग्रेविटी आल्सो चेंज। तो ये भी बात याद रखें, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका वैल्यू यानी उसका पोजीशन चेंज करेगा, वो जो जी का वैल्यू है यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसके चेंज करने पर। ठीक है, तो जैसे कि ये अर्थ है, कोई एक बॉडी है, तो बॉडी अंडर यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड। ये अर्थ पर तो हर जगह क्या है, यदि यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड है, हर जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है समान तरह का से लग रहा है, तो जो बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास है वो एक ही पॉइंट पे है। ठीक है, एट दिस कंडीशन सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड विथ वन अनदर। अब देखिए जैसे कि इस बॉडी को ले आए मून और अर्थ के बीच, तो क्या होगा कि जो अर्थ ग्रेविटेशनल फोल्ड है, खींचने का जो क्षमता है वो ज़्यादा है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी किधर करेगा, टेंस कर जाएगा, अर्थ की ओर झुक जाएगा। क्योंकि सेंटर ऑफ मास जो है वहीं पर चेंज रहेगा, वहीं पर सेंटर ऑफ मास जो है चेंज नहीं करेगा। ग्रेविटेशनल फील्ड चेंज, ग्रेविटेशनल यानी जी का वैल्यू यदि चेंज हुआ तो इसका जो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज कर जाएगा, वो पॉइंट भी चेंज कर जाएगा। तो सेंटर ऑफ मास क्या है, द पॉइंट इन द बॉडी वेयर ऑल द मास ऑफ द बॉडी इज एज्यूम्ड टू बी कंसंट्रेटेड। क्योंकि मास था इसलिए इस पॉइंट पर का भी मास जो है, क्योंकि मास पर उसका जो ग्रेविटेशनल फील्ड का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, वो इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड है। तो जो वो पॉइंट था सेंटर ऑफ मास वो या फिर सेंट्रॉइड, वो उसी जगह पर स्थिर रहा। तो ये दोनों में अंतर था। ठीक है, नेक्स्ट बात करें, इसमें डिफरेंस, बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं। तो बेसिक डिफरेंस में आप देख सकते हैं यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड सेंटर ऑफ मास। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट एट विच द होल वेट, जैसे आपको पहले बताया कि बॉडी का टोटल वेट उस पॉइंट पर कंसंट्रेटेड रहता है, एक्ट करता है, सपोज टू बी एक्टिंग, उसी पॉइंट पर एक्ट हो रहा है। ठीक है, जबकि सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रॉइड जो है वैसा पॉइंट जहां पर होल मास, बॉडी का होल मास एज्यूम टू बी कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पर मास की बात करेंगे सेंटर ऑफ मास या फिर सेंट्रॉइड में, जबकि वेट की बात करेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी में। दूसरा, ये वेट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बॉडी अराउंड COG यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज यूनिफॉर्म। मतलब सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ पर पॉइंट मिला उसके बाद के आसपास जहाँ पर भी वेट का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा, समान तरीका से वेट डिस्ट्रीब्यूट होगा। जबकि सेंटर ऑफ मास में, मतलब जहाँ पर सेंटर ऑफ मास का पॉइंट मिला वहाँ के अराउंड जो मास का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वह यूनिफॉर्म होगा। सही है,
नेक्स्ट है आपका द सेंटर ऑफ ग्रेविटी चेंजेस विद चेंज इन द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जैसे फोर्स ऑफ ग्रेविटी यानी जी यदि चेंज करता है तो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी चेंज करेगा। याद रखिए, जबकि ग्रेविटेशनल फील्ड या फिर फोर्स ऑफ ग्रेविटी के चेंज करने पर जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो चेंज नहीं करता है, वो रिमेन अनचेंज रहता है। तो ये भी बात आप याद रखेंगे। तो ये था बेसिक डिफरेंस दोनों के बीच, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंटर ऑफ मास। उम्मीद करते हैं आप इसमें दोनों का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो यहाँ पर एक बॉडी है जिसपे हम लोगों को निकालना है सेंट्रॉयड पे सेंटर ऑफ मास। ये प्लेन फिगर है। प्लेन फिगर कहने का मतलब कि लंबाई चौड़ाई है, अब ये 3D फिगर नहीं है, 2D फिगर है। ठीक है, कोई बॉडी है जिसका एरिया कैपिटल ए है और उस बॉडी को हम लोग डिफरेंट छोटे छोटे स्मॉल एरिया में बांट दिए, 1 A2 A3 A4 इस तरह से। ठीक है, इस बॉडी का कोई सेंटर ऑफ मास होगा तो यहाँ पर होगा, मान के चले, ठीक है, मान लिए। ठीक है, तो हम लोगों को इस बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास है उसका पोजीशन डिटरमाइन करना है। अब डिटरमाइन करना है तो किसके रेफरेंस में डिटरमाइन करना है, क्योंकि हम लोगों को तो कोई रेफरेंस चाहिए कि उसका पोजीशन कहाँ से होगा। तो हम लोग रेफरेंस ये हम लोग एक्सिस मान लिए, ये एक एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, उसको हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में उस बॉडी को रख दिए ताकि वो जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन निकालना होगा उसको हम लोग इस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के रेफरेंस से उसका हम लोगों को पोजीशन निकाल लें। यानी यदि सेंटर ऑफ मास इस पॉइंट पे आपका एक्ट कर रहा है, इस पॉइंट पर है, तो इस वो पॉइंट से लेके यहाँ एक्स एक्सिस का दूरी क्या हो जाएगा, एक्स बार, और यहाँ से लेके यहाँ पर वाई एक्सिस का डिस्टेंस क्या होगा, वाई बार। ठीक है, तो ये पोजीशन निकालना है विथ रेफरेंस टू दिस एक्सिस, इस क्वाड्रेंट। इसलिए हम लोगों को फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस बॉडी को रख दिया ताकि उस जो सेंटर ऑफ मास का जो पॉइंट का पोजीशन है उसके इस एक्सिस के, एक्स और वाई एक्सिस के रेफरेंस से उसका हम लोग पोजीशन डिटरमाइन कर सके। ठीक है, तो फिगर शोज एक प्लेन फिगर शो कर रहा है जिसका टोटल एरिया ए है, कुछ सेंटर ऑफ मास इज टू बी डिटरमाइन, जिसका सेंटर ऑफ मास का पोजीशन हम लोग को डिटरमाइन करना है। अब हम लोग इस एरिया ए को छोटे छोटे एरिया में डिवाइड कर देते हैं, A1 A2 A3 A4 एक्स्ट्रा। तो जो बड़ा टोटल एरिया क्या है, कैपिटल ए, तो छोटा छोटा एरिया को डिवाइड कर दें तो छोटा छोटा एरिया को यदि हम जोड़ेंगे तो कैपिटल ए के इक्वल होगा। सही है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए इसमें। और x1 क्या है, तो x1 अब छोटा छोटा एरिया है तो इस छोटा एरिया का भी एक सेंटर ऑफ मास होगा अपना। तो ये पॉइंट, इस पॉइंट पर मान ले बीच में सेंटर ऑफ मास है यहाँ पर, तो इसका पोजीशन क्या है सेंटर ऑफ मास का, तो यहाँ से लेके y एक्सिस से x1 दूरी पर है। तो x1 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एरिया A1 फ्रॉम एक्सिस OY एक्सिस से हम लोगों का इस छोटे एरिया का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है। ठीक है, इसी तरह x2 क्या है, द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ एरिया A2 फ्रॉम एक्सिस OY। उसी तरह x3 क्या है, इस छोटे एरिया का सेंटर ऑफ मास का डिस्टेंस है कहाँ से, OY एक्सिस से। ठीक है, x4 उसी तरह है। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे कि मूवमेंट निकालेंगे, एरिया ऑल स्मॉल एरिया का मूवमेंट अबाउट एक्सिस OY के, वह जितना भी छोटा छोटा एरिया है उस एरिया का मूवमेंट निकालेंगे अबाउट OY एक्सिस, एरिया का मूवमेंट निकालेंगे OY एक्सिस के छोटा छोटा का, जो इक्वल हो जाएगा टोटल एरिया का मूवमेंट अबाउट द सेम एक्सिस ऑन OY। यानी टोटल एरिया हमारा ए है, ए का मूवमेंट OY के अबाउट निकालेंगे, और जो छोटा छोटा एरिया है जैसे A1 A2 A3 A4 इस सभी का मूवमेंट निकालेंगे OY एक्सिस के, और
ये सभी का मूवमेंट, ये छोटे छोटे एरिया का जो मूवमेंट होगा उन सभी को जोड़ देंगे तो जो बड़ा एरिया क्या था ए है उसका मूवमेंट के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। तो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। तो हम लोग जो छोटा छोटा एरिया का जो मूवमेंट है वो है हमारा, देखिए वो है हमारा A1 X1। A1 एरिया का जो मूवमेंट है वो y एक्सिस के अबाउट। तो मूवमेंट क्या होता है, एरिया का मूवमेंट, तो एरिया इनटू डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो x1 हो गया A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 प्लस A4 X4 प्लस डैश 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 इज इक्वल टू टोटल एरिया। बॉडी का टोटल एरिया कितना था, ए हम लोग माने थे, ए हो गया। अब उस ए से फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस, यानी ये जो आपका यहाँ पर देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हम लोग ये टोटल एरिया का मान लीजिए। बॉडी का यहाँ पर सेंटर ऑफ मास था तो टोटल बॉडी का एरिया कैपिटल ए है और इस सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन का जो डिस्टेंस है वो वाई से वो एक्स बार मान लिया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ए इंटू एक्स बार। तो जो बड़ा वाला बॉडी है उसका एक्स बार इजकल टू क्या हो जाएगा A1 X1 प्लस A2 X2 प्लस A3 X3 प्लस A4 X4 प्लस डैश 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 अपॉन में यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा ये, यानी एक्स बार का पोजीशन आपको पता चल गया। उसी तरह सेम एज क्या करेंगे, द टोटल मूवमेंट ऑफ अ स्मॉल एरिया अबाउट द एक्सिस ओ एक्स। ओ वाई के अबाउट हम लोग मूवमेंट एरिया का मूवमेंट निकाले थे, अब इसमें ओ एक्स के अबाउट निकालेंगे। तो ओ एक्स एक्सिस के अबाउट एरिया का मूवमेंट निकालेंगे तो हम लोग वाई बार का वैल्यू आ जाएगा। उसी तरह वाई बार का वैल्यू आया, यानी आपका बड़ा वाला जो बॉडी है उसका जो एक्स बार और वाई बार ही क्या था, सेंटर ऑफ मास का पोजीशन था। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स बार, यहाँ से लेके यहाँ तक हमने हाइट हो गया वाई बार और ये हो गया एक्स बार। तो ये पता चल गया एक्स बार और वाई बार किस तरह से निकालते हैं। तो मोमेंट ऑफ एरिया के मदद से हम लोग सेंटर ऑफ मास निकाल लिए प्लेन फिगर का। ठीक है, अब हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालेंगे सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का। तो क्या आप जानते हैं कि जो 3D स्ट्रक्चर होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग इसमें फाइंड आउट करेंगे। तो ये आपका सॉलिड राइट सर्कुलर कोन है। ठीक है, तो देख सकते हैं यहाँ पे, तो इस सर्कुलर कोन में एक छोटा सा स्मॉल स्ट्रिप कंसीडर किए PQ, और इस PQ का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है इस पॉइंट को हम लोग M मान लिए। ठीक है, अब जो है इस A पॉइंट से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो Y है और जो स्मॉल स्ट्रिप का जो है यहाँ पर वो है dy। टोटल सर्कुलर कोन का जो डिस्टेंस है, टोटल सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का जो डिस्टेंस है मतलब हाइट है वो क्या है h है। और इस पॉइंट से लेके ये जो स्मॉल स्ट्रिप था तो B पॉइंट से लेके इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी तक का जो डिस्टेंस है वो r है। ठीक है, तो हम लोगों को प्रूव करना है कि डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सर्कुलर कोन फ्रॉम A is equal to h/4 फ्रॉम द बेस। ठीक है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द कोन इस सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो h/4 है फ्रॉम द बेस। मतलब ये जो पॉइंट है ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस बॉडी का। तो ये इसका जो पोजीशन है वो क्या है h/4 है फ्रॉम द बेस, में यहाँ से लेके यहाँ तक का h/4 डिस्टेंस पे वो आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। तो चलिए लेट ABC बी द कोन हम लोग कंसिडर कर लिए ABC एंड AD इट्स एक्सिस। AD इट्स एक्सिस है, AD इसका एक्सिस है। कंसिडर एन एलिमेंट्री सर्कुलर प्लेट PQ, छोटा सर्कुलर प्लेट PQ हम लोग कंसिडर किए।
cut up by two parallel planes to the base BC, ठीक है, to the base BC parallel planes at distance y, at distance y and y plus dy from A, y plus dy from A and having its center at M, इस पॉइंट पर जो हम लोग सेंटर है उस पॉइंट को M हम लोग मान लिए। लेट AD इक्वल टू H, यहाँ से लेके A से लेके D तक का जो डिस्टेंस है वो H हम लोग माने, और BD इक्वल टू R एंड PM इक्वल टू यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो हम लोग माने R डैश, ठीक है। अब हम लोग सिमिलर ट्रायंगल का यूज करते हैं। ट्रायंगल APM इस ट्रायंगल के छोटे वाले ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, और ट्रायंगल ABD, ठीक है। ये दो ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर है, समान है, समरूप है। जब समरूप होता है तो क्या होता है, ये वाला कंडीशन हम लोग लगा सकते हैं, हमने उसका साइड का अनुपात इक्वल करते हैं। कौन कौन सा साइड का, तो देखिए AM छोटे वाला का ये वाला साइड इज इक्वल टू MP छोटे वाला का ये वाला, उसी तरह बड़ा वाला का साइड AD और ये डिवाइडेड बाय BD, ठीक है। तो AM हम लोगों का क्या है, Y है, M और P यहाँ से लेके हम लोग यहाँ तक क्या माने थे, R डैश हम लोग मान लिए, और AD इक्वल टू H है, AD इक्वल टू H है, और BD यहाँ से लेके यहाँ तक R है। यानी R डैश को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ से लेके YR डिवाइडेड बाई H, ठीक है। R डैश का हम लोग आगे यूज होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर R डैश का वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट है कि इफ W बी द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल मास ऑफ PQ, यदि इस PQ का W क्या है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल है, ठीक है, डेंसिटी ऑफ मटेरियल। तो डेंसिटी इक्वल टू क्या होगा, डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम, और मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो ये छोटा वाला का जो स्ट्रिप है उसका क्या हो जाएगा, मास डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी हम लोग W मान लिए, देखिए W है यहाँ पर, W मान लिए यहाँ पर, और जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम क्या हो गया यहाँ पर, तो पाई R डैश स्क्वायर इंटू dy, ठीक है, पाई R डैश स्क्वायर, क्योंकि ये सर्कुलर कोन है तो पाई R डैश स्क्वायर होगा, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो R डैश है, तो पाई R डैश स्क्वायर। अब इसको जो है हम लोग dy से, क्योंकि इसका थिकनेस क्या है, dy है, तो dy से यदि मल्टीप्लाई कर देंगे इसका एरिया हो जाएगा पाई R डैश स्क्वायर, और इसका थिकनेस को dy है, तो मतलब थिकनेस बोलिए या फिर हाइट बोलिए, तो dy से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो वॉल्यूम हो जाएगा इस छोटे स्ट्रिप का। तो ये वॉल्यूम हो गया इनटू डेंसिटी, यानी जो मास ऑफ PQ हो गया डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, ठीक है। अब इस यहाँ पर जो R डैश स्क्वायर है, R डैश स्क्वायर का वैल्यू आप ला चुके हैं YR अपॉन H, तो R डैश की जगह YR अपॉन H, क्योंकि स्क्वायर है तो R स्क्वायर Y स्क्वायर H स्क्वायर हो गया इंटू dy इंटू W। अब जो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ PQ इज एट M पे है, क्योंकि ग्रेविटी यहाँ पर क्या है, इस M पॉइंट पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। Hence the distance of center of gravity of the cone from A पॉइंट से सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस, इस पॉइंट से लेके इसका क्या होगा, तो यहाँ पर होगा क्या कि समेशन ऑफ यहाँ पर आपका टोटल कितना है, मास इनटू डिस्टेंस, यानी मूवमेंट ऑफ मास,
मोमेंट ऑफ मास, मास का मोमेंट, तो ये टोटल मास हो गया, ये आपका छोटे से स्ट्रिप का टोटल मास इनटू डिस्टेंस है आपका क्या है वाई, यहाँ से वहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये क्या है वाई है, वाई से मल्टीप्लाई करना, ये हो गया आपका मास और ये हो गया वाई, वाई मैंने डिस्टेंस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, ये पॉइंट से हम लोग कंसिडर कर रहे हैं। तो ये हो गया मास मूवमेंट, ठीक है। अब ये टोटल मूवमेंट समेशन ऑफ टोटल मास को हम लोग डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा, वो डिस्टेंस निकल जाएगा। क्योंकि अब यहाँ पर देख चुके होंगे कि देखिए किस तरह से यहाँ पर टोटल मास आपका एरिया मूवमेंट था, वहाँ पर आपका मास मूवमेंट हो गया। तो मास मूवमेंट समेशन ऑफ मास मूवमेंट अपॉन में समेशन ऑफ मास, तो मास हमारा क्या है, हमारा ये हो गया मास, ये मास मूवमेंट क्योंकि वाई से मल्टीप्लाई कर दिए तो मास मूवमेंट हो गया। अब इसको जो है इंटीग्रेट कर दीजिए 0 से h तक का, मतलब छोटा सा स्ट्रिप का ये था, अब उसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से h, तो ये पूरा बड़ा सर्कुलर कोन का आपका डिस्टेंस, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का डिस्टेंस दे देगा। तो सेम एज, तो आपका बचेगा क्या, पाई स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर आर स्क्वायर छूट गया है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा आर स्क्वायर, तो पाई स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर, और ये डब्ल्यू जो है एज ए कांस्टेंट रहेगा वो बाहर आ जाएगा। तो ये देखिए पाई आर स्क्वायर एच स्क्वायर और डब्ल्यू यहाँ भी है, तो ये दोनों आप ऊपर से ऊपर दोनों ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसमें बचेगा क्या, वाई स्क्वायर इंटू वाई, यानी वाई क्यूब डी वाई बचेगा। नीचे क्या बचेगा, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई, वाई स्क्वायर इंटू डी वाई सेम एज इट इज है। अब जो है इसको इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो वाई क्यूब डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई 4 अपॉन में 4, तो यहाँ से आप लोग लिमिट लगा लेंगे तो h4 अपॉन 4 हो जाएगा, और वाई स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा y3 अपॉन में 3, अब यहाँ पर लिमिट लगा लेंगे तो h3 अपॉन 3 आ जाएगा। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट 3h अपॉन 4, 3h अपॉन में 4। ये आपका ये पॉइंट से लेके वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन निकल गया, मतलब इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का जो ये m पॉइंट है उसका पोजीशन क्या है 3h अपॉन में 4, मतलब कि इस पॉइंट से 3h अपॉन 4 डिस्टेंस से नीचे जाएंगे तो हमको मिल जाएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। लेकिन यदि बेस से बात करें तो बेस से कितना डिस्टेंस पे होगा, तो टोटल क्या है h है, टोटल डिस्टेंस हाइट क्या है h है, उसमें से इस डिस्टेंस को आप माइनस कर देंगे तो बेस से उस पॉइंट का पोजीशन पता चल जाएगा, यानी h माइनस 3h अपॉन 4 यदि करेंगे तो आ जाएगा हमारा h/4, ये हो गया फ्रॉम बेस, मतलब नीचे से यहाँ से लेके इस सेंटर ऑफ ग्रेविटी का जो पोजीशन होगा डिस्टेंस होगा वो हो जाएगा h/4, जबकि 3h/4 कहाँ से होगा, ये पॉइंट से, मतलब ऊपर से लेके यहाँ से, ठीक है। तो ये आपका था सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे निकालते हैं सॉलिड राइट सर्कुलर कोन का, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग निकालने कैसे निकालते हैं। और इधर आपका था फर्स्ट में कि प्लेन फिगर का जो सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ मास है वो आप लोग कैसे निकालते हैं, दोनों चीज हो गया आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने के लिए और सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। नेक्स्ट चलते हैं, कुछ नोट्स है यहाँ पर, तो वो नोट हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि जो सेंट्रॉइड होगा ऑलवेज लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, लाइन ऑफ सिमेट्री पर हमेशा लाई करेगा, मतलब वो लाइन ऑफ सिमेट्री पर ही रहेगा सेंट्रॉइड। और लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होता है कि जब यदि कोई फिगर को कट करते हैं सेंटर से कट करते हैं अबाउट एनी एक्सिस, कोई भी एक्सिस, वाई एक्सिस पर भी एक्स एक्सिस पर, यदि बोथ पार्ट है मिरर इमेज, यदि कट करने के बाद बोथ पार्ट दोनों पार्ट क्या है मिरर इमेज देता है ईच अदर, मतलब दोनों समान रहता है, तब फिगर को कह सकते हैं कि क्या है ये सिमेट्री है, सिमेट्री है। और किस एक्सिस के अबाउट हम लोग कट किए हैं तो उसके अबाउट हो गया सिमेट्री। एंड सेंट्रॉइड ऑलवेज लाइज ऑन लाइन ऑफ सिमेट्री, मतलब बॉडी को आप एक्स एक्सिस पर रख के काट
कट कर दीजिए सेंटर से, यदि वह इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है और मिरर इमेज देता है तो कहेंगे कि बॉडी सिमेट्री है वो एक्स एक्सिस के, ठीक है। अब कंपोजिट फिगर की बात, कंपोजिट फिगर क्या हो गया, मतलब कंबाइंड फिगर। तो हम लोग डिफरेंट फिगर को यदि कंबाइंड कर दे तो वो कंपोजिट फिगर होगा। तो इसी कंपोजिट फिगर का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी या फिर सेंटर ऑफ मास उन लोग को निकालना होता है। तो इसलिए जरूरी है कि कंपोजिट फिगर क्या होता है उसके बारे में जाने की। तो कंपोजिट फिगर कुछ नहीं है कि जब दो डिफरेंट फिगर को हम लोग जोड़ दिए और उसको एक फिगर बना लिए तो कंबाइंड जो फिगर मिला उसे कहेंगे कंपोजिट फिगर। तो ये थोड़ा सा पॉइंट था। अब हम लोग जैसे कि कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर है उसका सेंट्रॉइड का पोजीशन हम लोगों को पता होता है वो चीज़ हम लोग इसमें हम लोग एक डाटा में देख लेते हैं। जैसे रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ मास होगा वो कहाँ होगा, तो ये पॉइंट पे होगा, यहाँ पर इस पॉइंट पे होगा। तो ये बीच पॉइंट में होगा। तो इसका जो पोजीशन होगा क्या होगा, तो x बार जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तो होगा वो b/2। यदि देखिए यहाँ पर b है ये और ये है हमारा हाइट है h, ठीक है। तो जो ये पॉइंट होगा वो क्या होगा x बार क्या हो जाएगा p/2, यहाँ से लेके यहाँ तक b/2 मैंने आधा पर होगा यहाँ पर, और y बार क्या हो जाएगा h/2 क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो h है, ठीक है। तो इसी तरह ट्राइंगल की बात करें तो ट्राइंगल में यदि हम लोग को देखिए सबसे फर्स्ट में आपका इसका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लेना होगा तब ये होगा, क्योंकि दूसरे क्वाड्रेंट में हो जाएगा ना तो इसका जो सेंटर ऑफ मास का जो पोजीशन है वो चेंज हो जाएगा। क्योंकि हम लोग इस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखे हैं, जैसे कि इधर हो गया एक्स एक्सिस और इधर हो गया वाई एक्सिस, तब जाके ये जो पॉइंट है उसका हम लोग पोजीशन निकाल रहे हैं। उसी तरह ये जो ट्राइंगल है उसको भी हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस्ड किए हैं, ठीक है। वाई एक्सिस पर हम लोग एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट को वाई एक्सिस पर रखे हैं और इधर इसका जो बेस है उसको हम लोग वाई एक्स एक्सिस पर रखे हैं, ठीक है। ये हमारा है। तो ये इसका जो इस ऐसे स्थिति में ट्राइंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा, तो यहाँ पर होता है सेंट्रॉइड यहाँ। तो इसका जो पोजीशन क्या होता है, तो ये यहाँ से लेके x बार हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ y बार हो जाएगा। तो जो x बार होगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो b है यहाँ इससे लेके यहाँ तक b/3 होगा, और जो y बार होगा वो h/3 होगा, ठीक है। उसी तरह सर्कल का क्या हो जाएगा, यदि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लेस्ड है तो जो x बार होगा ये पोजीशन क्या हो जाएगा सेंट्रॉइड का d/2 और d/2, ठीक है। y बार भी d/2 हो जाएगा। उसी तरह सेमस सर्कल का जो x बार होगा वो d/2 होगा, जबकि y बार आपका y बार होगा आपका d/2। ये भी क्या हो सॉरी ये जो सेमी सर्कल है y बार क्या हो जाएगा 4r/3π। जो इसको कैलकुलेट करेंगे तो वो हो जाएगा 0.424 इंटू r, 0.424 इंटू r, ठीक है। क्वाड्रेंट की बात करें तो क्वाड्रेंट होगा तो इसका x बार और y बार क्या हो जाएगा। देखिए यदि क्वाड्रेंट को x फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं तो जो सेंट्रॉइड है इस पॉइंट पे होगा, सी पॉइंट पे सेंट्रॉइड होगा। तो इसका जो पोजीशन होगा x बार क्या हो जाएगा 4r/3π और y बार क्या हो जाएगा 4r/3π, जबकि 4/3π कैलकुलेट कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 0.424 ठीक है। तो इसी तरह ट्रेपेजियम का भी हो जाएगा x बार आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा, y बार ये फॉर्मूला हो जाएगा, जबकि स्क्वायर की बात करें तो a/2 हो जाएगा, a/2 y बार हो जाएगा, x बार भी a/2 हो जाएगा। सेक्टर ऑफ सर्कल की बात करें तो x बार हो जाएगा 2r sin अल्फा और y बार हो जाएगा यहाँ पर 0, क्योंकि हम लोग यहाँ पर x एक्सिस पर सिमेट्री पर रखे हुए हैं। तो y टू ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है या फिर सेंट्रॉइड है तो उसका पोजीशन क्या हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब
अब सॉलिड है यानी 3D फिगर है, और तो 3D फिगर का क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है। तो वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ कहाँ होगा, तो जैसे कि रेगुलर सॉलिड है, तो रेगुलर सॉलिड है उसमें सिलेंडर है, तो जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी हम लोग का यहाँ पर लाइज करेगा, तो इसका जो h/2 यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस होगा, जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो है डिस्टेंस होगा वो r होगा। स्फीयर की बात करें तो हमारा स्फीयर सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे होगा। यदि हम लोग को y एक्सिस के सिमेट्रिक बनाया है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो r है, यहाँ से लेके ऊपर तक का जो डिस्टेंस है वो r है। हेमिस्फीयर में आपका देखिए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जो हाइट होगा 3/8 इंटू r, और इस तरह से यहाँ से लेके जो यहाँ तक का जो डिस्टेंस है यानी रेडियस है वो r है। राइट सर्कुलर कोन का h/4 बेस से लेके h/4 तक होता है, में सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। टोटल हाइट है h और जो रेडियस है वो है r। अब हम लोग सेंट्रॉइड निकालने के लिए हम लोग देखते हैं, मतलब मेथड टू फाइंड आउट सेंट्रॉइड, यानी x बार और y बार, यानी पोजीशन ही तो निकालना, उस पॉइंट का पोजीशन निकालना, x बार और y बार। तो कैसे हम लोग किसी बॉडी का सेंट्रॉइड निकालते हैं, तो इसका फर्स्ट स्टेप है सिलेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस, क्योंकि बिना कोऑर्डिनेट एक्सिस, बिना रेफरेंस के आप पोजीशन नहीं निकाल पाएंगे। तो जरूरी है कि उसको सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस सिलेक्ट करें। इफ नॉट गिवन, जनरली नॉट कंपल्सरी, सिलेक्ट एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट इज एट बॉटम साइड ऑफ द फिगर। एक्स एक्सिस ऑफ कोऑर्डिनेट का एक्स एक्सिस पे पर क्या है, फिगर का बॉटम साइड रखते हैं। फिगर का जो बॉटम साइड है वो आपका एक्स एक्सिस पर प्लेस कर देते हैं, एंड द वाई एक्सिस इज इन द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड ऑफ द फिगर। अब वाई एक्सिस पर बॉडी का यानी फिगर का एक्सट्रीम लेफ्ट एक्सिस को रखते हैं। तो इस तरह से बॉडी कहाँ पे आ गया, बॉडी आ गया फर्स्ट क्वाड्रेंट में। फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसलिए हम लोग लाते हैं ताकि जो सारा कोऑर्डिनेट हो वो पॉजिटिव में आए, ठीक है। सेकेंड स्टेप क्या करते हैं, हम लोग डिवाइड द फिगर इनटू नंबर ऑफ रेगुलर पार्ट्स। रेगुलर पार्ट्स में उस फिगर को डिवाइड करते हैं ताकि उसका कैलकुलेशन करना इजी हो, और जो रेगुलर पार्ट्स है उसका हम लोग चूँकि हम लोगों को सेंट्रॉइड पता होता है, तो वहाँ पर हम लोग यूज करेंगे सेंट्रॉइड का पोजीशन, जैसे कि सर्कल हो गया, जैसे कि रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, इस सभी पे हम लोग उसको डिवाइड कर देते हैं यदि कंपोजिट फिगर है तो रेगुलर पार्ट्स किसे कहते हैं, फॉर विच एरिया इज नोन एंड द सीजी इज नोन, मतलब उस रेगुलर पार्ट्स का हम लोगों को पता होना चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी और उसका एरिया। यानी जैसे रेक्टेंगल, अभी तो हम पढ़ेंगे कि रेक्टेंगल का कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सर्कल का कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, सेमी सर्कल का कहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा। अब उस एरिया को हम लोग इस तरह से डिवाइड नहीं करना चाहिए जो ऑर्थोडॉक्स फिगर ट्रेपेजियम हो, ट्रेपेजॉइडल हो, जिसका हम लोग डायरेक्टली सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं पता हो। इसलिए हम लोग रेगुलर पार्ट्स में उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो हम लोग रेगुलर पार्ट्स का हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी पता है उस रेगुलर पार्ट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो फर्स्ट स्टेप है कि उस फिगर को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दीजिए। सेकेंड स्टेप है यदि फिगर कंपोजिट है तो उसको रेगुलर पार्ट्स में डिवाइड कीजिए। नेक्स्ट स्टेप, चेक सिमेट्री ऑफ द फिगर। अब उसको देखिए कि फिगर सिमेट्री है किसी एक्सिस के अबाउट। यदि सिमेट्री मिल जाता है तो हम लोगों को एक एक्सिस, एक जो पोजीशन है वो जीरो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। जैसे इफ फिगर इज सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस देन वाई डैश इज नोन क्वांटिटी एंड वाइस वर्सा। यदि एक्स एक्सिस है तो एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, वो जीरो हो जाएगा, एक्स एक्सिस का पोजीशन जीरो हो जाएगा, और वाई एक्सिस पर हम लोग को वाई बार निकालना होगा। जैसे सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस, सिमेट्री अबाउट वाई एक्सिस में है, देखिए इस फिगर को हम लोग वाई एक्सिस पर रख दिए बीचों बीच और इसको कट कर दिए। कट करने के बाद मिरर इमेज दे रहा है, क्योंकि देखिए वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक जैसा फिगर दे रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि वाई एक्सिस के सिमेट्री है।
तो x बार, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x बार? अब x बार का हम लोग को वैल्यू निकालना है। इट्स डिपेंड्स अपॉन वेयर इज y एक्सिस, कहाँ पर y एक्सिस है। विदाउट सिलेक्टिंग y एक्सिस वी कांट से x बार कहाँ पे है। यदि इस स्थिति में है तो x बार इक्वल टू 0 है और y बार इक्वल टू 5 सेंटीमीटर है। यदि ऐसे में y एक्सिस पर हम लोग इस फिगर को रखते हैं तो y एक्सिस के सिमेट्रिकल करते हैं तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री यदि इस फिगर को करते हैं तो x बार ऑटोमेटिकली 0 हो जाएगा और y बार जो है यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर लाइज करेगा तो y बार जो है क्या होगा, हाफ में टोटल हाइट कितना है, टोटल हाइट आपका 10 सेंटीमीटर है। यहाँ से यहाँ तक हाइट भी 10 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा तो 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आपका ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करेगा, इसलिए y बार क्या हो जाएगा 5 यानी 10/2 हो जाएगा। चूँकि रेक्टेंगल है तो 10/2 यानी y बार इक्वल टू 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि इसी फिगर को आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख देते हैं, मतलब यहाँ पर रखते हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या हो जाएगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन चेंज, मतलब इसके रेफरेंस में, इस एक्सिस के रेफरेंस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो x बार क्या हो जाएगा, x बार भी टोटल भी है 10 सेंटीमीटर तो ये होगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। यहाँ से लेके यहाँ तक क्योंकि पूरा टोटल है 10 सेंटीमीटर तो हाफ पर रेक्टेंगुलर के मतलब हाफ पर क्या होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलता है तो y बार इक्वल टू 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर होगा। यदि इसी फिगर को आप इस एक्सिस में रखें, सेकंड क्वाड्रेंट में रखते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, x बार इक्वल टू -5 सेंटीमीटर, y बार इक्वल टू -5 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि फिगर को हम लोग कहाँ पर रखेंगे, वहाँ से हम लोग को डिसाइड होता है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या होगा। यदि फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखती हैं तो देखिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या आया, जबकि इसको y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल कर दिए हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या आया, जबकि इसको सेकंड क्वाड्रेंट में रखती हैं तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का पोजीशन क्या आया। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है कि कोई भी बॉडी को सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने से पहले आपको बिल्कुल कंसीडर करना पड़ेगा कि एक्सिस का रेफरेंस क्या है, ठीक है, मतलब बॉडी का रेफरेंस क्या है, कौन से एक्सिस में है, ठीक है, ये जरूरी है। उसी तरह ये है तो सी है, मान लीजिए वाई एक्सिस एक्स एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो वाई बार क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, एक्स बार हम लोग को निकालना होगा। चौथा नंबर है कि एक्स बार और वाई बार, जैसे कि पिछले स्लाइड में हम लोग पढ़े हैं कि क्या होना चाहिए, समेशन ऑफ एरिया मूवमेंट निकालिए, एरिया मूवमेंट डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एरिया। एक्स बार का फॉर्मूला हो गया, वाई बार का इसी तरह हो गया एरिया मूवमेंट डिवाइडेड बाय एरिया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला 4 स्टेप में आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का मेथड है। फिर से एक बार देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप कि फिगर को क्वाड्रेंट में रखिए, इस क्वाड्रेंट में रखते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट, जनरली हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं ताकि टोटल जो है कोऑर्डिनेट पॉजिटिव हो जाए। फिर उस फिगर को यदि कंपोजिट फिगर है तो रेगुलर पार्ट्स में उसको डिवाइड करेंगे। थर्ड में है कि यदि सिमेट्री है तो सिमेट्री चेक कर लेंगे, क्योंकि सिमेट्री चेक करने से काम आसान हो जाता है, एक कोऑर्डिनेट हम लोगों को मिल जाता है, 0 हो जाता है, क्योंकि एक ही कोऑर्डिनेट हम लोग को फाइंड आउट करना होता है। इसलिए सिमेट्री करके बनाएंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा। फोर्थ पॉइंट में आपका जो फॉर्मूला है उसका यूज करेंगे, एक्स बार और वाई बार का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ प्रॉब्लम्स, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स डील करने के लिए। तो सेंट्रॉइड ऑफ गिवन एरिया, इस एरिया का हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 70 सेंटीमीटर और ये टोटल डिस्टेंस जो है वो 100 सेंटीमीटर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 30 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 40 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये आपका है। तो सबसे पहला क्या स्टेप था कि सिलेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले इस फिगर को हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। देखिए वाई एक्सिस इधर होगा, एक्स एक्सिस हो गया। सिलेक्ट कोऑर्डिनेट एक्सिस,
Anywhere we can select the axis, but try to select x-axis at most bottom side of the figure. मोस्ट बॉटम साइड ऑफ द फिगर सबसे देखिए जो बॉटम साइड है वो उस पर हम लोग एक्स एक्सिस रख दिए और जो वाई एक्सिस है एक्सट्रीम लेफ्ट को रख दिए। जो इसका लेफ्ट हमारा ये हो गया पोजीशन, इस पोजीशन को वाई एक्सिस पर रख दिए तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया। तो यहाँ पर सबसे पहला काम कोऑर्डिनेट में रख दिए। फिर आप लोग क्या करते हैं कि डिवाइड द फिगर इनटू नंबर ऑफ रेगुलर पार्ट्स। तो दो पार्ट्स हम लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। एक देखते हैं कि यहाँ से लेके यहाँ तक एक रेक्टेंगल मिल जाएगा और यहाँ से लेके यहाँ तक एक ट्रायंगल मिल जाएगा, यानी एक नंबर में रेक्टेंगल, दो नंबर में ट्रायंगल। ठीक है, तो जो रेक्टेंगल है उसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लेते हैं। तो रेक्टेंगल है तो टोटल हाइट यहाँ पर क्या था 100 सेंटीमीटर। तो रेक्टेंगल में क्या हो जाएगा कि जो टोटल हाइट है वो आपका है 100 सेंटीमीटर। तो जो y1 हो जाएगा, y1 पोजीशन 100/2, बीच में हम लोग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा क्योंकि रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में क्या होता है h/2 या फिर v/2। तो h है हमारा 100 सेंटीमीटर, तो h/2 100/2 हो जाएगा, y1 = 50 सेंटीमीटर आएगा। और जबकि x1 क्या हो जाएगा, यानी जो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसका x1 डिस्टेंस क्या हो जाएगा। x1 डिस्टेंस ये यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर होगा, क्योंकि यहाँ पर छूट गया है। यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर आप लिख दीजिएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा 10 सेंटीमीटर है यहाँ से लेके यहाँ तक। तो x1 क्या हो जाएगा 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर। एरिया क्या हो जाएगा लंबाई इंटू चौड़ाई यानी 10 × 100 यानी 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका काम खत्म हो गया। इनमें आपका a1 x1 y1 आ गया। अब इस फिगर का देख लीजिएगा कि जो ये पोजीशन है ना उसी पोजीशन पे रखना है। अब इसका जो है डिवाइड कर लिए ये। अब जो है इसको जो है इसको जो है उसी पोजीशन पर रखना है। अब देखिए कि जो उसी पोजीशन पर रखे हैं तो ट्रायंगल मतलब जो आपका इस क्वाड्रेंट में रखे हैं तो उसी क्वाड्रेंट में इसको भी रखना है और सेम पोजीशन पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है 10 सेंटीमीटर है। तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। जबकि यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक जो हाइट है वो 30 सेंटीमीटर है, तो 30 सेंटीमीटर लिख दिए। अब देखिए कि आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ पर होगा, इस पॉइंट पे होगा। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इस पॉइंट पे होगा तो उसका पोजीशन क्या होगा x बार और y बार, यानी x2 यहाँ पर डिनोट कर लिए हैं और y2 डिनोट किए हैं। ठीक है, तो x2 क्या हो जाएगा, तो x2 इसके इस एक्सिस के रेफरेंस में, तो x2 क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक। तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो क्या होता है 1/3 इंटू पैरेलल साइड। तो इसका पैरेलल साइड क्या है, पैरेलल साइड यहाँ 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है। तो 30 सेंटीमीटर 1/3 इंटू 30 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 आ गया। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर। जबकि यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस क्या होता है तो 2/3। देखिए 2/3 इंटू पैरेलल साइड। तो ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल का सेंटर ऑफ CG निकालने का फॉर्मूला है। एक 1/3 एक 2/3 इंटू पैरेलल साइड, 2/3 इंटू पैरेलल साइड, 1/3 इंटू पैरेलल साइड और 2/3 इंटू पैरेलल साइड। देखिए नोट यहाँ पर लिखा हुआ हूँ मैं कि पैरेलल साइड इंटू 1/3 कब, जब हम लोग मेजर करते हैं राइट एंगल साइड से। मतलब देखिए यहाँ पर राइट एंगल साइड से है तो इस CG का जो पोजीशन है वो यहाँ से लेके यहाँ तक राइट एंगल साइड से नापते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। तो क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पैरेलल साइड। तो 1/3 और पैरेलल साइड कहने का मतलब जो यहाँ से लेके यहाँ तक नापे हैं तो इसका पैरेलल साइड कौन सा है यहाँ पर ये वाला है। ये इसका तो वैल्यू कितना है 30 सेंटीमीटर। तो 30 यहाँ पर लिख दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 30 से, तो कैलकुलेट करके 10 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है तो वो कैसे होता है, मतलब कि इफ वी स्टार्ट मेजरिंग फ्रॉम अदर देन राइट एंगल साइड, राइट एंगल साइड से नहीं दूसरे तरफ से हम लोग मेजर कर रहे हैं CG को,
तो यहाँ से लेके यहाँ तो जब ऐसा कंडीशन हो तो क्या हो जाएगा 2/3 इंटू पैरेलल साइड। अब इसका पैरेलल साइड क्या है, इसका पैरेलल साइड ये है, तो ये भी कितना है 30 सेंटीमीटर, 2/3 इंटू 30 सेंटीमीटर हो गया, यानी इसको कैलकुलेट किए तो 20 आ गया। मतलब आप ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो आप निकालती हैं, और इस तरह से यहाँ से लेके यहाँ का डिस्टेंस है वो निकाल ली, वो 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर। बट आपको इस एक्सिस के रेफरेंस में इसका पोजीशन चाहिए था, तो यहाँ ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर है, और ये है आपका 10 सेंटीमीटर। तो 10 सेंटीमीटर प्लस 10 सेंटीमीटर इक्वल 20 सेंटीमीटर, यानी x2 इक्वल टू 20 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब y एक्सिस, अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो टोटल डिस्टेंस आपको चाहिए, तो टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो डिस्टेंस था वो 70 था। देख लीजिए यहाँ पर, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है डिस्टेंस 70 है, तो यानी यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 70 है। तो 70 प्लस में आपका जो ये हाइट निकाले, हाइट 20 निकाले, 70 प्लस 20 यानी 90, यानी इसमें जो है इस फिगर में x2 y2 निकाल लिए हैं आप, और इसमें x1 y1 निकाल लिए, इसमें a1 निकाल लिए, a2 निकाल लिए। अब क्या करना है, बस सिंपल आपका फॉर्मूला याद है कि x बार यानी टोटल कंपोजिट फिगर का सेंट्रॉइड या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है, तो a1 x1 प्लस a2 x2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। a1 x1 हम लोग यहाँ से ले लेंगे, a2 x2 यहाँ से ले लेंगे और कैलकुलेट कर देंगे। बेसिक बस कैलकुलेट ही है, x बार का वैल्यू आ जाएगा 9.65 सेंटीमीटर। उसी तरह y बार का वैल्यू क्या आ जाएगा, a1 y1 प्लस a2 y2 डिवाइडेड बाई a1 प्लस a2। a1 y1 यहाँ से ले लेंगे, a2 y2 यहाँ से ले लेंगे, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा 62.41 सेंटीमीटर। बस कैलकुलेशन है। तो इस तरह से हम लोग किसी भी कंपोजिट फिगर का, इस फिगर का हम लोग क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिला ये पोजीशन पर, x बार 9.65, y बार 62.41 सेंटीमीटर। तो समझ गए कि आपका इस एक्सिस में इस पोजीशन पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, x बार में हम लोग 9.65 सेंटीमीटर पर जाएंगे, और y एक्सिस पर हम लोग 62.41 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे जाएंगे, तो हम लोग को उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिल जाएगा। नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम है वो ये प्रॉब्लम है, ये जो आपको डायग्राम दिख रहा है ये शेडेड है, क्योंकि आगे शेडेड नहीं किया हुआ है, लेकिन इसको शेडेड कर लीजिएगा कि ये शेडेड एरिया का, इस शेडेड एरिया का हम लोग को सेंट्रॉइड निकालना है। तो सबसे पहले इस पूरे आपका फिगर को कोऑर्डिनेट में रखना, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दी, जैसा कि लिखा हुआ। आपका जो डिस्टेंस है वो आपका मेजरमेंट डायमेंशन जो दिया हुआ है वो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो आर है वो है 12 सेंटीमीटर, और यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो 6 सेंटीमीटर है। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस में प्लेस कर चुके हैं। अब जो है इसको डिवाइड करेंगे रेगुलर पार्ट्स में। तो सबसे पहला पार्ट जो मिलता है वो टोटल का टोटल क्वाड्रेंट पार्ट मिलता है। तो ये शेडेड वाला का हम लोगों को CG निकालना है या फिर सेंट्रॉइड निकालना है। तो क्या हो जाएगा, ये टोटल क्वाड्रेंट में से, ये क्वाड्रेंट हो जाएगा टोटल क्वाड्रेंट में से ये वाला ट्रायंगल को यदि हम लोग घटा दें तो ये वाला का CG निकल जाएगा, यानी टोटल क्वाड्रेंट का CG में से ये वाला ट्रायंगल का CG को घटा दें तो इसका CG निकल जाएगा, यानी सेंट्रॉइड निकल जाएगा। तो टोटल का सेंट्रॉइड में से ये ट्रायंगल का सेंट्रॉइड को घटा दें तो ये जो शेडेड वाला रीजन है उसका सेंट्रॉइड निकल जाएगा। बस यही काम करना है। तो पार्ट 1 में क्वाड्रेंट मिलता है, तो क्वाड्रेंट में फर्स्ट क्वाड्रेंट को फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख देते हैं। अब जो सेंटर ऑफ या फिर सेंट्रॉइड जो है वो यहाँ पर मिलता है, तो सेंट्रॉइड यहाँ पर मिला तो इसका पोजीशन क्या होता है, तो जैसे जानते हैं क्वाड्रेंट में हम लोग पहले स्लाइड में देख चुके हैं कि जो इसका डिस्टेंस होगा वो होगा 4r/3 पाई, और इसका जो x बार हो जाएगा वो 4r/3 पाई। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका। उसी तरह आपका जो पार्ट 2 में ये आपका ट्रायंगल मिलेगा। तो ट्रायंगल का जो है आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट पे रखते हैं, तो जो आपका x बार है, x बार क्या हो जाएगा
x2 इसको मान लेते हैं, इसको x1 मान लेते हैं। सबसे पहले x1 निकालते हैं। तो x1 क्या हो जाएगा इस क्वाड्रेंट के लिए 4r/3 आफ्टर कैलकुलेशन आपका क्या वैल्यू आएगा 5.09। ठीक है, y1 -4r/3 -5.09 आएगा। r का वैल्यू कितना रखेंगे, r का वैल्यू रखेंगे 12। ठीक है, तो उसको कैलकुलेट कीजिएगा तो -5.09 आएगा। इस तरह से इसमें ये आपका राइट एंगल ट्रायंगल में आपका A2 एरिया भी निकाल लेंगे, क्योंकि एरिया का भी काम है। तो क्वाड्रेंट का एरिया क्या हो जाएगा, सर्किल में से यदि 4 से डिवाइड कर देंगे तो उस क्वाड्रेंट का एरिया आ जाएगा। तो एरिया आ जाएगा इसके लिए A1 = 113.09 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया जो होता है क्या होगा, हाइट इंटू बेस इंटू 1/2 इंटू हाइट इंटू बेस। तो 1/2 इंटू बेस क्या है 6 सेंटीमीटर है, यहाँ पर मेजरमेंट दिया हुआ डायमेंशन। और हाइट क्या है हमारा, यहाँ से लेके यहाँ तक हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर चूँकि है, हाँ ये इनडायरेक्टली गिवन है, चूँकि यहाँ से लेके यहाँ तक चूँकि क्वाड्रेंट है, तो यहाँ से लेके भी यहाँ तक क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर आपका हो गया एरिया 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। जबकि x2 क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है 1/3 इंटू पैरेलल साइड, 1/3 इंटू पैरेलल साइड 12 है। तो x2 हमारा यहाँ ना हो जाएगा 1/3 इंटू पैरेलल साइड। तो 1/3 इंटू पैरेलल साइड इसका क्या है 6 है, तो 6 मल्टीप्लाई कर दिए 1/3 इंटू 6। After simplification we get x2 = 2 centimeter and y2 1/3 into parallel side, 1/3 into parallel side, इसका parallel side क्या है 12 सेंटीमीटर। इसे 12 से मल्टीप्लाई किए 1/3 into 12 we get 4 सेंटीमीटर। y2 का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, x2 का वैल्यू 2 सेंटीमीटर, a2 का वैल्यू 36 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, जैसे कि पता है कि क्वाड्रेंट में से ये वाला के सेंट्रॉइड को मैंने राइट एंगल सेंट्रॉइड को घटा देंगे, तो क्या हो जाएगा वो आपका इस सैडेड रीजन का सेंट्रॉइड दे देगा। यानी x बार = a1 x1 minus a2 x2 divided by a1 minus a2। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन वी गेट x बार = 6.58 सेंटीमीटर। y बार = क्या हो जाएगा a1 y1 minus a2 y2 divided by a1 minus a2। अब पुट कर दीजिए वैल्यू को और सिंप्लीफाई कीजिए, y बार = 5.59 सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये आपका सैडेड रीजन का आपका आ गया सेंट्रॉइड। नेक्स्ट है आपका ये आपका डायग्राम है, जिसमें आप लोगों को जो सैडेड रीजन है उसका जो है सेंट्रॉइड निकालना है, इसका सेंट्रॉइड निकालना है। तो अब क्या करेंगे, तो आपको करना क्या है, इस सैडेड रीजन को देख रहे हैं जो आपका ये टोटल स्क्वायर है, स्क्वायर यहाँ से लेके स्क्वायर दिख रहा है, ये ट्रायंगल दिख रहा है। तो स्क्वायर प्लस ट्रायंगल ये दोनों को जोड़ के ये वाला चीज को घटा देंगे तो आपका ये शेडेड रीजन आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले इस जो फिगर है उसको हम लोग कोऑर्डिनेट में रखते हैं। कोऑर्डिनेट में रख दिए, ये वाई एक्सिस ये एक्स एक्सिस है, तो इस तरह से यहाँ से यहाँ तक 40 सेंटीमीटर है, और ये जो का डिस्टेंस है जो आर है वो वैल्यू है 30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो डिवाइड द फिगर इनटू रेगुलर पार्ट्स। तो राइट एंगल ट्रायंगल मिला, दूसरा में स्क्वायर मिला, और तीसरा में ये वाला क्वाड्रेंट मिला। ठीक है, तो तीनों को कंसीडर करते हैं और तीनों का सेंटर और सेंट्रॉइड निकालते हैं। और सेंट्रॉइड जब तीनों का निकालेंगे तो ये दोनों का स्क्वायर प्लस ट्रायंगल को जोड़ के ये वाला क्वाड्रेंट को घटा देंगे तो ये वाला सैडेड आ जाएगा। तो वही सेम करना है। राइट एंगल ट्रायंगल फर्स्ट सबसे पहले कोऑर्डिनेट में रखते हैं इसको, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। उसी तरह यहाँ इस राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकाल लेंगे। एरिया जैसा गिवन डायमेंशन में दिया हुआ है 1/2 इंटू 40 इंटू 30 हो जाएगा। बेस इंटू हाइट हो जाएगा, बेस है 40 और हाइट है 30, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। x1 क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पैरेलल साइड। यहाँ पर देखिए x1 क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पैरेलल साइड। पैरेलल साइड इसका क्या होगा 40 सेंटीमीटर। 1/3 इंटू 40 तो 13.33 सेंटीमीटर हो गया। जबकि y1 क्या हो जाएगा 1/3 इंटू पैरेलल साइड यानी 30 यानी 10 सेंटीमीटर।
यहाँ पर पैरेलल साइड इसका क्या हो जाएगा 30 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर 30 सेंटीमीटर है, 1/3 इंटू 30 सेंटीमीटर, y1 इजकल टू 1/3 इंटू 30 सेंटीमीटर इजकल टू 10 सेंटीमीटर। उसी तरह स्क्वायर का देख लीजिए a2 इजकल टू 30 इंटू 30 हो जाएगा तो 900 सेंटीमीटर स्क्वायर x2, चूँकि यहाँ पर क्या हो जाएगा इधर आपका निगेटिव चला जाएगा, इसलिए x2 इजकल टू, क्योंकि टोटल साइड क्या है 30 सेंटीमीटर है साइड, एक साइड, तो 30 डिवाइडेड बाई 2 यानी -15 सेंटीमीटर y2 और y2 पॉजिटिव में ही रहेगा तो 30/2 यानी 15 सेंटीमीटर ये भी आ गया। अब इसका जो इस क्वाड्रेंट का हो जाएगा क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये सबसे पहले एरिया निकालते हैं। तो क्वाड्रेंट का एरिया π/4 इंटू r स्क्वायर, तो आ जाएगा r का वैल्यू दिया हुआ है, तो r का वैल्यू कितना है, r का वैल्यू आपका 30 सेंटीमीटर, तो r का वैल्यू पुट करेंगे तो आपका कैलकुलेट करके वैल्यू आ जाएगा 706.85 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब x3 का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, कि इधर माइनस हो जाएगा तो -4r/3π, ये गिवन रेगुलर फिगर है, इसका सेंट्रॉइड गिवन ये होता है x बार, तो x डायरेक्शन में क्या हो जाएगा x3 -r/4r/3π, माइनस r का वैल्यू हम लोग 30 रखेंगे तो सिंप्लीफाई करके क्या हो जाएगा 17.26 सेंटीमीटर। अब जो y3 है वो हो जाएगा r-4r/3π, तो r का वैल्यू हमारा 30 सेंटीमीटर रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे तो 17.26 सेंटीमीटर आ जाएगा। इस तरह से आपका तीनों पार्ट्स का सेंट्रॉइड आ गया। अब क्या था कि दो को जोड़ना था, ये दोनों को जोड़ना था सेंट्रॉइड में और इसको घटाना था, तो आपका जो सैडल रीजन है वो उसका सेंट्रॉइड आ जाएगा। तो सेम चीज़ है, x बार क्या हो जाएगा, दो को ऐड कर लिए, तीसरे को हटा दिए और इस तरह से x बार का वैल्यू 7.85 सेंटीमीटर आया। उसी तरह माइनस में आएगा यहाँ पर y बार, उसी तरह दो जो फिगर है उसको जोड़ दिए और तीसरे को घटा दिए, इस तरह से सैडल रीजन का y बार भी आ जाएगा, तो 9.20 सेंटीमीटर हो गया। सिंपल है, कंप्लीट होता है। तो एक और नेक्स्ट जो है प्रॉब्लम है, जो आपका सॉलिड बॉडी है उसका हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालना है। तो दो कंपोजिट आपका सॉलिड बॉडी है, आप देख सकते हैं कि एक सिलेंडर है और दूसरा नीचे वाला सिलेंडर है, दूसरा है आपका वर्टिकल, दूसरा है आपका राइट सर्कुलर कोन, ये दूसरा राइट सर्कुलर कोन है और ये सिलेंडर है, क्योंकि ये 3D बॉडी है, मतलब 3D स्ट्रक्चर है, कि आप प्लेन पर दिखा नहीं सकते हैं, इसलिए आपका इसको 3D स्ट्रक्चर मान के चलते हैं। ठीक है, एज द बॉडी सिमेट्रिकल अबाउट द वर्टिकल एक्सिस का सिमेट्रिकल है, इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी विल लाइज ऑन दिस एक्सिस एज शोन इन फिगर, तो इसी पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी लाइज करेगा। लेट आर बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये सिलेंडर है फर्स्ट वाला, तो इसको में जो रेडियस ऑफ सिलेंडर है उसको आर हम लोग कंसीडर करते हैं। नाउ बेस ऑफ द सिलेंडर बी द एक्सिस ऑफ रेफरेंस, तो एक्स बार क्या हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस के सिमेट्रिकल है तो एक्स बार ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और वाई बार क्या हो जाएगा, अब चूंकि सॉलिड बॉडी है इसलिए हम लोग एरिया ना लेके वॉल्यूम कंसीडर करते हैं, तो V1 y1 प्लस V2 y2 अपॉन में V1 प्लस V2। ठीक है, तो ये बॉडी है सिलेंडर, इसको हम लोग 1.1 मान लेते हैं, इसको हम लोग 2 मान लेते हैं। तो फर्स्ट में आपका सिलेंडर है, तो सिलेंडर का जो आपका वाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वाई डिस्टेंस हो जाएगा सिलेंडर का, क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है तो वो 30/2 हो जाएगा, तो 15 सेंटीमीटर। अब उसका जो है वॉल्यूम निकालना है, तो जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा πr²h, तो 30 इंटू r² इंटू पाई, h का वैल्यू चूँकि 30 है तो 30r² इंटू पाई हो जाएगा आपका वॉल्यूम। फिर आपका राइट सर्कुलर कोन का वॉल्यूम क्या हो जाएगा π/3 इंटू r² इंटू h, r का वैल्यू आपका क्या है
आर का वैल्यू आपको नहीं दिया हुआ है, तो आर का वैल्यू एज इट इज रखेंगे, आर स्क्वायर ही रखेंगे। और एच का वैल्यू है 120 40 पाई आर स्क्वायर mm³, जबकि सिलेंडर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा V1 पाई आर स्क्वायर एच विच इज इक्वल टू 30 आर स्क्वायर इंटू पाई mm³। ठीक है, अब इसमें वाई डिस्टेंस क्या हो जाएगा सर राइट सर्कुलर कोन का, तो सब ये राइट सर्कुलर कोन 2 नंबर है, तो इसका होता है h/2 बेस है। चूँकि अब यहाँ पर h भी है स्मॉल h, तो स्मॉल h तो यहाँ से लेकर 30 को भी ऐड कर लेंगे, तो इसलिए उसको स्मॉल h से डिनोट किए हैं, तो h प्लस कैपिटल H/4। तो कैपिटल H हमारा 120 है, 120/4 और नीचे वाला जो 30 है 30 जोड़ दिए, तो आपका y2 का वैल्यू आ जाएगा 60 mm। इस तरह से y बार आपका क्या हो जाएगा v, अब सब वैल्यू आ गया है v1 y1 v2 y2 का वैल्यू आ गया, आप पुट कर देंगे कम्प्लीटली y1 v1 का और y2 v2 का वैल्यू, और हम लोग सिंपली इसका सिंप्लीफाई कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, तो पाई आर स्क्वायर यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएगा, और सिंप्लीफाई करने के बाद आपका y बार का वैल्यू 40.7 mm आएगा। तो ये आपका सॉलिड बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालने का ये आपका कंप्लीट डिस्कशन था। तो थैंक यू वेरी मच इस लेक्चर को सुनने के लिए, और मेरा यूट्यूब चैनल है वेदिया क्लास में। तो आपका दिन अच्छा हो, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।